वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2023 पर ऑलरेडी मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और ये जो वीडियो पूरा प्रिपेयर हो रहा है ये शायद उसी कमेंट की वजह से ही इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडल पेपर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। याद रखेंगे ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है, ना कि ओरिजिनल पेपर है। इसको मॉडल टेस्ट पेपर बोलें या फिर मॉक टेस्ट बोलें, दोनों का सेम ही सेंस जाएगा। तो इस बात को अपने जहन में रखेंगे। फिर भी आपकी स्पेशल रिकमेंडेशन पर मैंने पूरा टाइम दिया और मैंने कोशिश किया कि एक मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट गणित चैलेंज फर्स्ट स्टेज के लिए है और फर्स्ट स्टेज आप याद रखेंगे 8th, 9th और 10th तीनों के लिए सेम होता है। 8th, 9th और 10th तीनों के लिए सेम होता है। स्कूल लेवल का पेपर होता है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना होगा, यहाँ पर आपको अपना क्लास, यहाँ पर सेक्शन और यहाँ पर रोल नंबर। ये स्कूल लेवल का पेपर है। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बता भी रखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सारा डिटेल वहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर ये स्कूल लेवल का पेपर होता है और स्कूल में ही इसका क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता है, प्लस उसकी आंसर शीट भी भेज दी जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होता है। 1 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट में आपको अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेने होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिले और ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट वीडियो ने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड, सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। इक्वल मार्क्स के हैं मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट लेने हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टिक अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि एमसीक्यू टाइप पेपर है। कौन सा टाइप का पेपर है? एमसीक्यू टाइप पेपर है, इस बात को याद रखेंगे। फिर डू योर वर्क इन स्पेस प्रोवाइडेड। जो भी आपको रेफर करना है उसके लिए स्पेस आपको दिया होगा। देयर इज नो सेपरेट आंसर शीट गिवन। कोई भी अलग से आंसर शीट आपको नहीं दी जाएगी। मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर ओनली। केवल आपको इसी पेपर पे मार्क करना होगा। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क रिटर्न योर क्वेश्चन पेपर मार्क्ड विद द आंसर टू द इन्विजिलेटर। याद रखेंगे ये कोई एक कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर मेरा क्वेश्चन पेपर ले लिया गया, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिख दिया गया है। और पेपर लेने का एक रीज़न भी है, क्योंकि ये पेपर सभी जगहों पर सेम होता है। अगर पेपर आपको दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसके लीक होने का डर बना रहेगा। बाकी ये ऑफिस पर्पज से है, तो ये जो फ्रंट पेज है ये आपको ऐसा ही मिलेगा। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो फ्रंट पेज से मतलब ओरिजिनल पेपर नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरनल अब जो पेजेस हैं वो अलग होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या आता है 1। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी इनको इनके समय के अनुसार हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो जो सुजाता मैथमेटिशियन है ये 21st सेंचुरी के हैं, याद रखेंगे ये 21st सेंचुरी के हैं। महावीर जो गणितज्ञ रहे हैं ये महावीर 9th सेंचुरी के रहे हैं। फिर नारायण पंडित जो रहे हैं ये 14th सेंचुरी के रहे हैं। और श्रीनिवास रामानुजन आप जानते हैं ये 90th सेंचुरी के रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है सबसे पहले जो सबसे ओल्ड हैं वो महावीर हैं, यानी सेकंड नंबर, सेकंड 2 में है। फिर उसके बाद में आ रहा है नंबर 3rd 14 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिसाइकिल इज रिटेन। रिसाइकिल को किस पैटर्न पर लिख दिया गया है? RECYCLE। इसे कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तो रिसाइकिल को मेंशन किया गया है R को 9 से, E को 22 से, फिर C को 24 से, Y को 2 से, C को 24 से, L को 15 से और E को 22 से। पूछ रहा है पिक्चर का जो इमेज है, मतलब पिक्चर का जो कोडिंग होगा वो क्या होगा। तो पिक्चर के कोडिंग के लिए देखो E का तो पता है 22 होगा, तो E हमको मिल रहा है 22। C भी हमको पता चल गया है, C है हमारे पास 24। तो तीसरा नंबर देखो 24, तीसरा नंबर 24 हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और E नंबर 22 यहाँ देखने को मिल रहा है। ये केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुमन इज प्लेइंग अ गेम विद हर मैथ्स बुक।
हैविंग पेजेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 145। एक बुक है और उस बुक में मार्क है, जैसे यहाँ पर 1 है तो ये पेज नंबर 2 हो जाएगा, 3 4 से लेकर के 145 तक। शी ओपन्स द बुक एट रैंडम पेजेस एंड एट द 2 फेसिंग पेज नंबर्स। अच्छा, दो जो आमने सामने के पेज खुले हुए हैं इनके नंबर्स को वो क्या करती है, ऐड करती है। शी नोटेड डाउन द टोटल ऑब्टेन्ड एज द स्कोर फॉर दैट टर्न्स एंड प्लेस द गेम फॉर अ फ्यू टर्न्स। व्हाट कैन यू से अबाउट द स्कोर इन ईच टर्न। हर टर्म में उसको जो सम है वो क्या मिलने वाला है, यानी जैसे इस पेज को पलटा तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 3। फिर हमने इसको ओवरटर्न किया पेज को तो अगला नंबर होगा 3 4, इनको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया 7। तो हम हर बार देख रहे हैं कि हर बार जो हमको नंबर मिल रहे हैं, जैसे फिर हमने पेज को टर्न किया तो हमें देखने को मिलेगा 5 6, 5 और 6 क्या हो गया 11 हो गया। फिर 7 8, 7 8 कितना हो गया 15 हो गया। ये बार बार इसलिए नंबर ऐड करके दिखाए क्योंकि 3 7 और यहाँ से 5 और 6 11 है, तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं वो प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाया। एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि नंबर 3 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, 11 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, 7 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, 15 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब कि वो जब भी फ्लिप करेगी, यानी बुक को पेजेस को ओवरटर्न करेगी और उनका फेस का सम लेगी तो उसको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। बोला कंसीडर अ प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटेशंस गिवन बाय। अच्छा, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अच्छा भी है क्योंकि आगे चल करके आप लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लिखी गई है। क्या लिख दिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया गया। जैसे ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग और शॉर्ट में समझते हैं मॉडुलस वैल्यू। क्या समझते हैं, मॉडुलस वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग में है। फिलहाल इतना भी आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर हर चीज़ को बता दिया गया है। ABS देखो बताया गया एब्सोल्यूट वैल्यू, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर बताया भी जाएगा। SQ का मतलब है स्क्वायर ऑफ x और फिर CU का मतलब है क्यूब रूट ऑफ x। क्या कह दिया गया, क्यूब रूट ऑफ x। अब वहाँ पर हमसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, f-8 की, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, fx का है। अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं -8 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -8। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है, ध्यान से समझना, एक तो मॉडुलस आ जाएगा, फिर दूसरे में आ जाएगा स्क्वायर और तीसरे में आ जाता है क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब हो गया क्यूबिक रूट ऑफ -8। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्यूबिक रूट इसका हो जाता है -2 और -2 का स्क्वायर हो जाता है प्लस का 4 और +4 मतलब आ जाता है 2। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, 4, ये 4 ही रहेगा बेटा, ये मॉडुलस है ना कि स्क्वायर रूट है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइपोग्राफिकल एरर था, यहाँ से 4 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा, हमें मॉडुलस निकालना है ना कि स्क्वायर रूट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें जनरेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले डेसिमल यहाँ से हटा लें। जैसे डेसिमल हटाते हैं तो जितने भी अंक आगे हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं। अब जो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 144/100 स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 1.2। अगर इस एक्सप्रेशन को और ध्यान से देखें तो ये है 12/100 इंटू √y इक्वल्स टू 1.2। यहाँ से डेसिमल हटाया, अपॉन में ये आया, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाता है, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से बच रहा है √y/10 इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट √y इक्वल्स टू 10, देन y इक्वल्स टू 100। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर एरर जो था वो इस जगह पर हो सकता था कि बच्चा रूट लगाना भूल सकता है y के ऊपर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। बोले ऑब्जर्व दी अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स इन द फॉलोइंग फिगरेटिव सीक्वेंस। ये फिगरेटिव सीक्वेंस दे रहा है, ये फिगर बना हुआ है। बोला दी डॉट्स 1 3 6 10 15 हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर इन द नेक्स्ट ट्रायंगल। बोला है अगला ट्रायंगल जो बनेगा उसमें कितने डॉट्स होंगे। पहला ये एक डॉट आपको देखने को मिल रहा है, फिर आपको 3 डॉट्स, फिर 6 डॉट्स, फिर 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है। तो अगला नंबर क्या होगा। एक हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगला नंबर आपको उसी से मैं बता रहा हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा,
फिर ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, और इस तरह से आप ट्रायंगल को बड़ा भी कर सकते हैं। यूँ समझे कि ये केक है, जनरली से पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हमने क्या किया, 1 और 1 को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 2। जो जिस नंबर को ऐड करेंगे वो ब्लैंक प्लेस पर लिखा जाएगा। जैसे 2 और 1 3 है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर 2 और 1 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, उसको यहाँ लिखेंगे 3 और 1 4, 3 3 6, और फिर 3 1 4। फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 4 1 5, एक और बढ़ा लिया। फिर ये आ जाता है 10, फिर यहाँ से ये आ जाता है 10, फिर यहाँ से ये आ जाता है 5, फिर ये 1, एक और बढ़ा लिया 1, 5 और 1 6 हो जाता है, यहाँ से 15 हो जाता है, यहाँ से 20 हो जाता है, फिर यहाँ से 15 हो जाता है, यहाँ से 6 हो जाता है, और एक अपने मन से बढ़ा लिया। एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 6 और 1 7, एक अपने मन से बढ़ा लिया, ये इन दो का सम है। फिर यहाँ से 21 देखने को मिलता है, फिर यहाँ से 35 देखने को मिलता है, फिर यहाँ से 35 देखने को मिलता है, फिर यहाँ से 21 देखने को मिलता है, और फिर यहाँ से 7, और फिर ये 1। तो ये एक पास्कल ट्रायंगल है। अब जो हमें नंबर्स दिए जा रहे हैं 1 3 6 10 15, उस नंबर को देखो, ये है, ध्यान से देखना, ठीक, 1 3 6 10 15। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 21। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पास्कल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में काफ़ी समय से चल भी रहा है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पास्कल ट्रायंगल के ऊपर, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस ट्रायंगल से कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कितना ईजिली हम गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो केवल, ये तो एक सीरीज़ के थ्रू मैंने बताया हुआ है, अदरवाइज के जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स किसी ना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर बहुत जल्द अगर मुझे समय मिलता है तो एक वीडियो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसे वॉच करिएगा। फिर देखते हैं, विच इंडियन मैथमेटिशियंस वॉज फर्स्ट टू स्टेट एंड यूज द रूल ऑन ऑपरेशन ऑफ जीरो। पूछ रहा है कि पहले मैथमेटिशियंस कौन थे एंड यूज द रूल ऑन ऑपरेशंस ऑफ जीरो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त। इंडियन मैथमेटिशियंस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर आपको बता रहा हूं। एक तो आपको कोई फिगर, मतलब कोई एक पिक्चर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये पिक्चर असल में किसका है। दूसरा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड होता है, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को मिल चुका है, 4 मैथमेटिशियंस के नाम देगा, पूछेगा कौन पहले थे कौन बाद में थे। एक तीसरा वर्क पर भी पूछ लेता है कि किस मैथमेटिशियंस का प्रॉपर क्या वर्क रहा है। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबलाइजेशन किया था, आर्यभट्ट ने क्या किया था, जीरो का सिंबलाइजेशन किया था, मगर वो सिंबलाइजेशन के बाद उस पर जो रूल एप्लीकेशन था वो किसके थ्रू हुआ था, ब्रह्मगुप्त के थ्रू हुआ था। इस बात को अपने जहन में रखेंगे। There are 25 horses among which the fastest 3 horses are to be selected। 25 टोटल हॉर्सेस हैं जिसमें कि 3 हमको क्या करना है, फास्टेस्ट हॉर्स को चुनना है। एट अ टाइम रेस among only 5 हॉर्सेस कैन बी कंडक्टेड। रेस में केवल 5 घोड़े ही पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, 25 घोड़ों को दौड़ाना है और 5 पार्टिसिपेट करेंगे, तो यानी ये घटना 5 बार परफॉर्म की जाएगी। एक बार 5, फिर एक बार 5, फिर एक बार 5, फिर एक बार 5, फिर एक बार 5। तो ये कितनी बार परफॉर्म की जाएगी, 5 बार। कितनी बार परफॉर्म की जाएगी, 5 बार। फिर बोल रहा है देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्चुअल स्पीड ऑफ द हॉर्स इन अ रेस। लो भाई, कोई मेजरमेंट के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए कोई हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है। हाउ मेनी रेसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट द टॉप 3 हॉर्सेस। पूछ रहा है कितने रेसेस की जरूरत होगी जिसमें कि हम टॉप 3 हॉर्सेस को कैच कर पाएं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक बड़ा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं। वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल मैथमेटिक्स, तो हम बगैर इंस्ट्रूमेंट के भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा डिज़ाइन मैंने कर रखा है। ये घोड़े जो हैं वो रेस के लिए तैयार हैं और मैंने इनको क्या कर रखा है कि 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो बोल रहा है कि एक बार में 5 घोड़े ही दौड़ेंगे। तो 5 घोड़े दौड़ेंगे तो ये आपको एक बार में 5 घोड़े दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये 5 हॉर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 25 टोटल हॉर्सेस हुए हैं। तो अगर हम पूछ रहे हैं कितनी रेसेस की नीड होगी, ठीक है, सबसे पहली बार में हमने क्या किया, 5-5 करके दौड़ाया। पहले फर्स्ट ग्रुप को, फिर सेकेंड ग्रुप को, फिर थर्ड ग्रुप को, फिर फोर्थ ग्रुप को और फिर फिफ्थ ग्रुप को। तो 5 रेसेस तो ये हो चुकी हैं, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप को हमने जब दौड़ाया, जो इसमें 5 हॉर्सेस हैं, इसमें कोई एक फर्स्ट आया होगा, मान लेते हैं कि यही वाला फर्स्ट है। ऐसे इसमें भी कोई एक फर्स्ट आया होगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट है। ऐसे इसमें भी कोई एक फर्स्ट आया होगा, मान लेते हैं ये, फिर मान लिया ये, फिर मान लिया ये। तो ये फर्स्ट आ गए हैं, ठीक है। हर ग्रुप से 3 कैटेगरी निकलेंगी। जब फर्स्ट ग्रुप को हम दौड़ाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप से 3 कैटेगरी निकलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं, कोई भी 3, ठीक है। तो जो 25 की संख्या है, जो 25 की संख्या थी, अब वो देखो कम हो जाएगी। 5 मतलब इससे फर्स्ट, फिर इस ग्रुप से फर्स्ट, इस ग्रुप से फर्स्ट, इस ग्रुप से फर्स्ट, इस ग्रुप से फर्स्ट, 5 यहां से निकलेंगे। फिर सेकंड ग्रुप से मतलब सेकंड पोजीशन पे भी 5 निकलेंगे, थर्ड पोजीशन पे भी 5 निकलेंगे। तो जो 25 थे वो बचे कितने? 15। मेरी बात ध्यान से समझना, 25 घोड़ों को दौड़ाना था 5-5 के ग्रुप में, 5-5 के ग्रुप में दौड़ाया। तो जब एक ग्रुप दौड़ेगा तो उसमें 3 पोजीशंस निकलेंगी। एक फर्स्ट की पोजीशन होगी, एक सेकंड की पोजीशन होगी, एक थर्ड की पोजीशन होगी, क्योंकि हमें कोई टॉप 3 ही, फास्टेस्ट 3 सेलेक्ट करने हैं। तो ये हमारे पास 3 पोजीशंस निकल आए, ऐसा हमने मान लिया है। बाकी के जो हमारे पास 10 हैं वो बेकार हो गए। अब बच रहे हैं हमारे पास 15 में कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हमने ग्रुप वाइज दौड़ाया था। अब ये जो फर्स्ट हैं, ये जो फर्स्ट पोजीशन सबने गेन किया, अब हम इनको दौड़ाएंगे। तो जब इन 5 को हम दौड़ाएंगे जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन की है, तो फर्स्ट पोजीशन गेन करने पर एक रेस और हुई जिसमें ये सारे फास्टेस्ट फर्स्ट पोजीशन वाले भाग रहे हैं। अब इन 5 में भी कोई एक जीत जाएगा, तो ये एक रेस कंप्लीट हुई। अब मान लेते हैं कि विनर जो है हमारा, मान लिया कि विनर हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है? विनर है। विनर का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन इसने गेन कर लिया इन 5 में। अब सेकंड और थर्ड हमें चुनना है। क्या चुनना है? सेकंड और थर्ड। तो सेकंड सीधे ये नहीं हो जाएगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ये सीधे सेकंड नहीं होगा। सेकंड या तो ये हो सकता है, या फिर ये जो सेकंड आए हैं इन सेकंड को हम दौड़ाएं और उन सेकंड में कोई एक फास्टेस्ट निकले तो वो बनेगा सेकंड। तो या तो ये या फिर ये, मान लेते हैं कि ये फास्टेस्ट हैं इन सेकंड, जितने भी सेकंड पोजीशन वाले थे। और जब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या फिर अगर ये सेकंड था तो फिर ये थर्ड हो सकता है, और या फिर जो थर्ड आए हैं उनका पहला थर्ड हो सकता है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट पोजीशन तो चुन ली गई थी। बाकी का जो आप देख रहे हैं वो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कि हमको सेकंड और थर्ड पोजीशंस को क्या करना है? चुन लेना है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं 2, 2, 4 और 1, 5। तो इन 5 में सेकंड और थर्ड चुनने के लिए इन 5 को दौड़ाना होगा और एक यहां से और केस बनेगा। तो कुल मिलाकर के कितनी मिनिमम रेसेस की जरूरत होगी? मिनिमम में 7 रेस हमें कराना पड़ेगा, तभी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को चुन पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला द एरिया ऑफ द रेड स्पॉटेड रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर द फॉलोइंग रेक्टेंगल 10/20। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल अभी आपको दिया जा रहा है, इसमें रेडेड पोर्शन जो है रेड स्पॉटेड रीजन। अच्छा, हमें रेड स्पॉटेड रीजन का क्या निकालना है भैया? एरिया निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एनिमेशन मैंने लगा रखा है और इसको सेपरेट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक सर्किल हमने अलग किया, और इस सर्किल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल इसका लेंथ कितना जा रहा है? 10 सेंटीमीटर जा रहा है। तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ। इसको भी जरा अलग कर लेते हैं। अब देखो मैंने इसको भी अलग कर लिया है, ठीक है। ये टोटल 10 था, तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं सेंटर रहा होगा, और ये अब कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इस सर्किल का एरिया निकालें, एक पोर्शन इसका और अलग कर लेते हैं। यहाँ से देखो इस ट्रायंगल को भी अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो जब रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ जाता है 20 × 10, देन वी गेट दी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सर्किल का जो एरिया है वो एरिया हमारे पास आ रहा है πr², यानी 25 पाई। ये तो एक सर्किल का एरिया निकला, इसे एक दूसरा सर्किल भी तो है, तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा 25 पाई। क्योंकि 2 सर्किल हमारे पास थे, इसलिए टोटल जो सर्किल का टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया, और ये टोटल एरिया किसका है? ये टोटल एरिया जा रहा है सर्किल का, तो ये आ जाता है 50 पाई। अब हमको रेड स्पॉटेड एरिया निकालना है। जरा फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इन सबको अटैच किया, ठीक है। पीछे क्वेश्चन पर आते हैं।
ये जो हमारे पास टोटल एरिया निकला था इस रेक्टेंगल का, ये निकला था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दो का एरिया मिला करके जो हमको मिल रहा है, सर्किल का एरिया मिला करके मिल रहा है, वो मिल रहा है 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है रेड स्पॉटेड एरिया। रेड स्पॉटेड एरिया का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम इसको मिला दें इससे तो ये एक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये एक ट्रायंगल अगर बन जाता है तो आप इसको ध्यान से देखें तो एक एरिया, यानी ये दो ट्रायंगल मिल करके टोटल एरिया बना रहे हैं। 200 का मतलब क्या है, आधा एरिया 100 ये प्लस 100 ये, 100 का मतलब ये वाला इतना रीजन 100, और ये जो इधर से मिल रहा था 100। इसको एक बार फिर से डायग्राम से एनिमेशन से दिखाते हैं। तो ये जो अभी आपको टोटल एरिया देखने को मिल रहा है 200, इसमें 100 इस ट्रायंगल के पास चला जाएगा। देखो फिर दिखाते हैं, 200 जो एरिया उसमें 100 जो है वो 200 को अगर हम डिवाइड करें तो 100 इस वाइट वाले पोर्शन के पास चला जाएगा और 100 इस रेड वाले पोर्शन के पास चला जाएगा। क्योंकि इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल असल में इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए, तो हमने क्या किया, ये टोटल एरिया निकाल दिया। लेकिन ट्रायंगल अभी ऐसे तो आंसर 100 आ सकता था, लेकिन फिर ध्यान से देखो ये सर्किल भी इसी में मौजूद है, ये वाला भी सर्किल इसी में मौजूद है, तो इन दो सर्किल का भी तो एरिया हमको हटाना पड़ेगा। तो जब सर्किल का एरिया हम लोग हटाते हैं तो बेसिकली हमें करना क्या है कि 2 से करा देना है डिवाइड। तो जो 200 था, 200 टोटल एरिया में से हमने क्या किया, इन सर्किल का एरिया हमने कर दिया माइनस, टोटल एरिया में से सर्किल का एरिया हमने कर दिया माइनस। तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो इतना रीजन बच रहा है। देखो टोटल एरिया जो था उससे हमने क्या किया, सर्किल का एरिया कर दिया है माइनस। तो सर्किल का एरिया माइनस कर देने के बाद अब हमारे पास ये डॉटेड एरिया बच रहा है, ठीक है। और डॉटेड एरिया में आधा हमने फिर हटा दिया, आधा हमने हटा दिया मतलब 2 से डिवाइड करा दिया। देन वी गेट दी 100 माइनस 25 पाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा एनिमेशन के माध्यम से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले टोटल एरिया में से ये हटाया और ये हटाया, और फिर उसके बाद जो एरिया बचा उस एरिया में आधा फिर ये हमने हटा दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। आई स्कूल हैज एनरोलमेंट इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इन 5:7:8। इसमें है ड्यूरिंग दी ऑनलाइन क्लासेस दे इंक्रीजेस दी एनरोलमेंट। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 40% का इंक्रीमेंट इसमें हो जाता है, फिर 50% का इंक्रीमेंट इसमें हो जाता है, और फिर 75% का इंक्रीमेंट इसमें हो जाता है। बोल रहा है रेशियो ऑफ एनरोलमेंट इन ऑनलाइन क्लासेस आर। ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई उसके बाद जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो अभी मतलब जो टोटल रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखो रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये बात हम जानते हैं। तो जो हमारे पास रेशियो चल रहा है 5:7:8, ये 5 है साइंस का, 7 है कॉमर्स का, और 8 है ह्यूमैनिटीज़ का। इस रेशियो में हमने क्या किया, 10 से करा दिया मल्टीप्लाई। तो ये 50, ये 70 और ये 80, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी अगर हम देखें 2:4, तो ये असल में 1:2 है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर इसी को हम इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाता है 4:8। अभी भी तो 1:2 ही है, तो मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि हमको इसमें 40% का और इंक्रीमेंट करना है। तो 500 का 40% निकाल लिया जाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना मिल गया 20। और ये 50 का 40% है, जबकि वो बोल रहा है इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यानी जो वैल्यू अभी 50 थी वो 20 ऐड होने के बाद कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है। सेम प्रोसेस इसमें हमें कितना ऐड करना है, 50। और जब हमने 50 को अडॉप्ट किया तो हमें देखने को मिलता है 70 इंटू 50/100। फिर ये 2 0 कैंसिल, कितना मिल जाता है, हमको मिल जाता है 35। और 35 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए इसको इसी में ऐड कर देने पर हमको मिल जाता है 105। 80 की चर्चा कर लेते हैं भाई। 80 में कितने का, 75% का इंक्रीमेंट। तो 75 इंटू 80/100, तो मुझे लगता है 25 3 जा, 25 4 जा, देन वी गेट दी 4 2 जा। तो हमें कितना मिल जाता है, 60। ये 60 आया, और 60 को हमने क्या किया, इस 60 को इसमें ऐड कर दिया, तो हमको मिल जाता है 140। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। मुझे लगता है 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा, और फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा
7 5 जा है, और फिर यहां से 7 2 जा, फिर ये कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 2:3:4, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला था मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम में मिसिंग लेटर बताना, और मिसिंग लेटर ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यहाँ पर बताना है, ठीक है। एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला था, उस क्वेश्चन को मैंने बाई ऑप्शन बता दिया था। इस क्वेश्चन को भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। जो आप ABCD पढ़ते हैं, ABCD से लेकर के XYZ, इनको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, और ये 26 है, ये 25 है, ये 24 है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसी को अल्फाबेटिकली हम उल्टा समझते हैं, जैसे Z है, फिर Y है, फिर X है, करते करते इसका लास्ट बनेगा क्या? A। तो Z जो है ये जो है ये चला जाता है 26 में, और ये चला जाता है 1 में। कुल मिलाकर के अपोजिट लेटर्स का सम, क्या कहा? अपोजिट लेटर्स का सम, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, ये हमेशा हमारे पास आना चाहिए 27। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे लव, क्या कहा? लव, सभी को याद हो जाएगा, LOVE। तो ये अपोजिट लेटर्स हैं। L की अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 12 आता है, ये 15 है, देखो इन दोनों का सम 27 आ रहा है। E 5 है, और V क्या है? V है 22 और 5 मिलकर के कितना बना देते हैं? 27 बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक दूसरा तुमको फिर ट्रिक बताते हैं, बाई में B 2 है और Y 25 है, दोनों का देखो बेटा सम कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, बाई हमें दिख रहा है। L तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। हालांकि सीधे नहीं लिखना है, सीधे नहीं लिखना है, अभी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। शर्ट, क्या कहा है? SHIRT, शर्ट भी अपोजिट लेटर्स पर है। S और H अपोजिट हैं, I और R अपोजिट हैं, ये देखो यहाँ पर I भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, अपोजिट लेटर्स। C 3 होता है, अभी आपने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर अभी आप देखिए X कितना है? 24 है, दोनों का सम कितना आ रहा है? 27। तो हम बीच में सीधे 27 ही क्यों ना लिख दें? इन सबका जो सम है वो कितना है? 27 है। तो जाहिर सी बात है कि फिर L और L अगर 12 है तो O जाहिर सी बात है 15 होना पड़ेगा, तभी सम 27 निकलेगा। बाकी ये ट्रिक याद रखेंगे, शर्ट बाई लव, क्या कहा? लव बाई शर्ट, क्या कहा? लव बाई शर्ट। क्योंकि हम लोग जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट इंप्रेशन देख करके ही तो उससे इंप्रेस होते हैं। अरे व्यक्ति कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी वेशभूषा सही नहीं है तो हमारे दिमाग में गलत इमेज जाने लगता है ना। तो लव बाई शर्ट याद रखेंगे, लव बाई शर्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोला हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1852। 1852 में सबसे पहली बार किसने ये मेजर किया था? तो राधानाथ सिकदर, इन्होंने, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन्होंने ही ये सबसे पहले मेजर किया हुआ था 1852 में। अपनी मैथ्स का इस्तेमाल करके इन्होंने बता दिया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, यानी जो माउंटेन जो है वो एवरेस्ट, उसका हाइट इन्होंने सबसे पहली बार 1852 में बता दिया था। कुछ जगहों पर इसको 1856 भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन मैथमेटिशियंस डिस्कवर्ड दैट अर्थ इज स्फेरिकल एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, डिस्कवर्ड 9 प्लैनेट्स एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 365। आप जानते हैं इसका आंसर, और बिल्कुल सही जवाब है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जनरली हम लोग जानते हैं जीरो के सिंबलाइजेशन के लिए, मगर उन्होंने केवल सिंबलाइजेशन ही नहीं किया था, इतनी सारी चीज़ें भी खोज रखी थी, जिसमें कि आप जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। उन्होंने बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप पर है। उन्होंने ये भी बताया था कि रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है। उन्होंने 9 प्लैनेट्स की खोज की थी। तो एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्यभट्ट का, और क्योंकि एग्जाम का नाम भी आर्यभट्ट, तो एटलीस्ट आपको आर्यभट्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला द एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस जीरो एज अ नंबर इन इट्स ऑन राइट एंड 4 मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही हैज ऑल्सो शोन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2021 में भी आया, 2022 में भी आया है। जनरली
जीरो एक संख्या है। क्या कहा? जीरो एक संख्या है। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी ब्रह्मगुप्त ने। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है और ये 2 बार लगातार रिपीट हुआ है, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया है। तो मॉडल टेस्ट पेपर से आपको इतनी हेल्प तो मिल ही सकती है। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया था कि जीरो किस तरीके से वर्क करता है अदर नंबर्स के साथ में, तो इन्होंने ये ऑपरेशंस भी यहाँ पर शो किए थे। इस बात को अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबलाइजेशन किया था, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था। जबकि ब्रह्मगुप्त ने जीरो के साथ में होने वाली संक्रियाओं को भी प्रस्तुत किया था, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस किस तरीके से जीरो के साथ में वर्क करते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी ब्रह्मगुप्त ने। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट प्राइज फील्ड मेडल, हाइएस्ट प्राइज फील्ड मेडल फॉर डेवलपिंग पावरफुल न्यू मेथड्स इन द ज्योमेट्री ऑफ नंबर्स। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर्म टू चार्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप जानते हैं NEP वर्तमान में ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है, और ये जो पर्सन है, ये जो भाई साहब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रेट मैथमेटिशियंस, ग्रेट साइंटिस्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इस कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। पूछ रहा है कि इनका नाम क्या है। मैंने कहा था ना कि आपको मैथमेटिशियन से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें कि उनका पिक्चर दिखा करके आपसे पिक्चर पूछ लेगा कि किसका पिक्चर है, या फिर आपसे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेगा, या फिर उनकी रिसर्च के बारे में पूछ लेगा। तो ये मंजुल भार्गव हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मंजुल भार्गव हैं, ये ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं और इनको फील्ड मेडल मिला हुआ है। एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में मेडल के ऊपर बनाऊँ कि मैथमेटिक्स में कितने टाइप के अवार्ड्स मिलते हैं। फिलहाल अभी आप याद रखें कि मंजुल भार्गव, और ये सारी चीज़ें आप रटने वाली नहीं होती हैं, आपको डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा रहना होगा, तभी आप इन सब चीज़ों को याद कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बोला है आइडेंटिफाई द लीडिंग फीमेल इंडियन मैथमेटिशियंस विनर ऑफ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। क्या कहा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, ISI के नाम से इसको जानते हैं, ISI कोलकाता। तो अगर 12th के बाद मौका मिले तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। ये कुल मिलाकर के जो यहाँ पर बात कही जा रही है, इसमें नाम पूछ रहा है, ये नीना गुप्ता हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए। डे टू डे लाइफ से अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सारे क्वेश्चंस रट्टा मारने वाले नहीं होते हैं, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यहाँ लिखा है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इनको रामानुजन अवार्ड मिला हुआ है, तो इस बात को अपने जहन में रखेंगे। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। इफ अ पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर इज फोल्डेड इन अ मैनर एंड डिजाइन कट अ पैटर्न पंच इन, कुल मिलाकर के एक पेपर है जिसको इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, फिर एक कट मारा गया और बोल रहा है कि अगर हम इसको ओपन करते तो ये कैसा ओपन हो। तो देखो, ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से हमने कट किया, तो ये कट, और जब इसको हम रिवर्स उल्टा ओपन करें तो एक कट यहाँ भी आ जाएगा। अब 2 कट हैं, और जब हमने इसको फिर ओपन किया तो ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, जो सबसे पहली लो है उसको 1 दे दो नंबर, 1 1 1 1। अब ये कितने क्यूब हैं? 4 क्यूब हैं, तो 1 × 4 करो। अब जो दूसरा वाला रो है उसको 2 दो, 2 2 2, तो ये 2 किया, और कितने ये क्यूब हैं 2 वाले? 3 क्यूब हैं। फिर अगले वाले को नंबर दो 3। अब ये 3 वाले कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब हैं। और फिर नंबर दो लास्ट वाले को 4। ये कितना क्यूब है? ये केवल 1 क्यूब है, तो 4 × 1। अब इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। देन 4 + 6 + 6 + 4, तो ये 10 मिलकर के हो जाता है 20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन जो है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। बोले फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर हमको पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 4 जा 32, जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ और उसका आधा नीचे है। 6 4 जा 24, यहाँ उसका आधा नीचे है। तो 9 8 जा बेटा 72 आएगा और उसका आधा देखो नीचे लिखा गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ आ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, ये एक लाइन MN है, विच इज वर्किंग राइट इमेज। अच्छा, अब मिरर है, लाइन MN पर एक मिरर रखा गया है और बोल रहा है विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज। इमेज पूछ रहा है। देखो, ये अगर मिरर है तो जब ये पलटेगा तो ये इस तरफ इसी तरह से पलटेगा,
ये जो एरो है ये एरो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला जो सिंबल है ये इसी बना रहेगा। अब ये वाला फिगर देखो किससे टैली हो रहा है, इससे तो नहीं टैली हो रहा है, एरो उल्टा है, इससे भी नहीं टैली हो रहा है, एरो उल्टा है, इससे टैली हो रहा है, लेकिन दोनों की पोजीशन देखो ठीक ऊपर नीचे है और यहाँ पर देखो कुछ डिस्प्लेस है और इसका देखो डायग्राम का ये जो है फिगर ये भी उल्टा बना हुआ है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, इन गणित शास्त्र द टर्म गौमूत्रिका इज द मेथड डिस्कवर्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियंस भास्कराचार्य विच इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेटा, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अगर आप कहोगे तो मैं इस मेथड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बहुत अच्छा मेथड है। इसे जिग जैक मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिग जैक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। गौमूत्रिका मेथड इन्होंने खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने, और मल्टीप्लिकेशन के जितने भी पौराणिक प्रोसेस पर यानी ट्रेडिशनल मेथड पर जितने भी मल्टीप्लिकेशन के मेथड हैं वो सारे मेरे पास हैं, तो अगर आप बोलेंगे तो एक सेपरेट वीडियो हर एक मेथड के ऊपर मैं बना सकता हूँ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फर्स्ट 3 फिगर्स। अच्छा, फर्स्ट 3 फिगर्स के पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और बोला है फोर्थ का परसेंटेज क्या होगा। भैया जब पूरा काला है तो 0%, आधा काला बचा तो 50%, फिर देखो कुछ और पोर्शन उससे होगा तो 25%, जब पूरा ही खाली हो जाएगा तो यार सिंपल सी बात है, बीच वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे पहले से क्यों नहीं कनेक्ट कर देते हो। पहला वाला फुल्ली ब्लैक है तो 0, तो जब फुल्ली एम्प्टी हो जाएगा तो 100। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विल फिट द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस सही बैठेगा। इसके लिए एक आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन की जब मैं तैयारी करवा रहा था वहां पर इसके ऊपर एक वीडियो है जिसमें ये सारी चीजें एक टेबल मैंने कहा था याद करने के लिए, ये क्वेश्चन वहीं से रेस किया गया है। देख लेते हैं, अगर इसको देखते हैं तो ये 9 का क्यूब है, 9 इंटू 9 इंटू 9 आप जानते हैं 9 9 जा क्या है हमारे पास, 9 9 जा क्या है हमारे पास 81, 81 इंटू 9 कर लेते हैं, देन 729। और यहाँ पर जो 727 है, कितना कम है 729 से, 2 कम है, तो 2 कम तो 727। फिर 998 की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब मतलब 1000, और 1000 में से फिर हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया 998, ये भी सही है। फिर ये वाला देखो तो ये जाहिर सी बात है 11 का क्यूब है 1331, और इससे 2 कम कर दिया तो कितना मिल गया 1329। और फिर नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है तो भैया ये 9 ये 10 ये 11, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर हो जाएगा 12। और इसकी जब हम बात करते हैं तो 1728 आपको मिल जाता है, इससे 2 माइनस कर दिया, देन 1726। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इतना क्यूब हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक टेबल ऑलरेडी मैंने बना रखी है, वीडियोस को सारे वीडियोस को वॉच करेंगे, 34 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां पर आपको एक सेपरेट वीडियो इसी के ऊपर मिलेगी जिसमें कि मैंने अच्छे से इन सब चीजों को क्लियर कर रखा है। आसान है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, याद भी होगा। विच वन ऑफ द गिवन बिलो ऑप्शन विल फिट द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस फिट बैठेगा, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 मिला, फिर दूसरे नंबर में हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, 2 से मल्टीप्लाई कराया, 1 से मल्टीप्लाई 1 कराने पर अगला नंबर, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 मिला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 मिला, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6 मिल गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 24 मिल गया, तो भैया इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब 24 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, देन 120, कितना मिल जाता है 120, यहाँ पर आ जाता है 120। अब अगर ये 5 से तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बात एकदम सही है कि अगला नंबर मिल रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोला है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल्स आर सच दैट 1 सर्किल विद सेंटर Q, ठीक है दिख रहा है, एंड डायमीटर B। अच्छा, इसका जो डायमीटर है बेटा वो कितना है, वो है B, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स लाइज इनसाइड द अदर सर्किल विद सेंटर P, ठीक है दिख रहा है, एंड डायमीटर A। अच्छा, इसका जो डायमीटर जा रहा है वो A जा रहा है, तो रेडियस हो जाएगी A/2, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा B/2, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, बोल रहा है circumference of the circle is C unit between the बोला if the shortened distance between the circumference of the सर्किल इज C यूनिट। अब भैया देखो ये लॉन्ग है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजर करोगे तो लंबी डिस्टेंस है, ये वाली देखो छोटी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस वो आपको दे रहा है कितना, C दे रहा है। बोला देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कुल मिलाकर के PQ के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। क्या निकालना है, PQ के बीच का डिस्टेंस। तो हमने इसको एक PQ हमने इसको ले लिया R, तो हम इसको लिख सकते हैं
पी आर माइनस, और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो पी आर माइनस, इस पॉइंट को एक नया नाम दिया एस, पी आर माइनस पी आर में से माइनस कर दिया जाए क्यू आर को। क्या कहा? इस टोटल लेंथ में से पी आर में से क्यू आर को हम माइनस कर देंगे, तभी तो हमको पी क्यू मिल पाएगा। अच्छा, पी आर माइनस, अब ये जो क्यू आर है, क्यू आर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। क्यू आर डिस्टेंस ये रहा क्यू आर, ठीक है, और ये जो क्यू आर है ये असल में दो का सम है, एक है आर एस प्लस एस क्यू। क्यू आर किसका किसका सम है? आर एस प्लस एस क्यू का। आर एस की वैल्यू कितनी दे दी जा रही है? आर एस की वैल्यू दी जा रही है सी, और एस क्यू की वैल्यू कितनी है? अरे भाई डायमीटर अगर बी है तो ये भी बी बाई टू होगा और ये भी बी बाई टू होगा, तो ये हो जाता है बी बाई टू। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो क्यू आर है उसकी वैल्यू पता चल गई है। पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी आर की वैल्यू है ए बाई टू माइनस, यहाँ से मिलेगा बी बाई टू प्लस सी, जो कि ये अभी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस सी, एलसीएम क्यों ना ले लिया जाए, टू आ गया, ए माइनस बी और माइनस टू सी, ए माइनस बी माइनस टू सी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है एज शोन इन द डायग्राम बिलो अ सिलेंड्रिकल बकेट इज प्लेस्ड अंडर अ टैप विच इज ड्रिपिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वाटर लेवल इन द बकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज बीइंग फिल्ड। अच्छा, देखो यहां पर क्या है, बकेट ओवर अ टाइम एज इट इज बीइंग फिल्ड। दो ऑप्शन देखो, ये वाला तो नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, दो ऑप्शन आपके पास जा सकते हैं, एक ऑप्शन बी जा सकता है, एक ऑप्शन डी जा सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वाटर लेवल इन द बकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज बीइंग फिल्ड। मतलब बोल रहा है वाटर का लेवल, कौन सा ग्राफ वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करेगा जबकि इट इज बीइंग फिल्ड। देखो अगर बकेट भर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पानी गिर रहा है और अगर ये बकेट भर रहा है तो उस टाइम पर तो ये ग्राफ बढ़ रहा होगा, और जब ये पूरा फिल हो चुका होगा तो पूरा फिल होने के बाद अब क्या होगा, पानी इसमें नहीं आएगा बल्कि पानी नीचे गिरने लगेगा, और जब पानी नीचे गिरेगा तो ये पूरा फिल हो चुका है तो ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जा रहा है। अगर पूरा बकेट खाली है, जैसा कि बताया गया सिलेंड्रिकल बकेट अंडर अ टैप विच इज ड्रिपिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इस टैप से पानी गिर रहा है और ये बकेट नीचे रखा हुआ है। अगर बकेट खाली है और ये पानी इसमें भरेगा तो कुछ समय तक तो ये कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहेगा पानी, फिर एक समय तो वो पूरा फिल हो जाएगा बकेट, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर बकेट भरा हुआ है और फिर उसमें पानी फ्लो करेगा तो फिर ये ऑप्शन, जबकि ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन बी के साथ ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है, एज इट इज बीइंग फिल्ड, जबकि ओवर अ टाइम पीरियड एज इट इज बीइंग फिल्ड। तो इसका मतलब यही है कि जो बकेट है वो भी भरा जा रहा है, तो बकेट भरा जा रहा है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर भर रहा है तो बढ़ता रहेगा और फिर एक समय के बाद जब वो पूरा फिल हो चुका होगा तो ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द फिगर बिलो, ये आपको एक फिगर दिया जा रहा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑन द साइड ऑफ द एक्स। इसके लिए कंडीशन आपसे पूछ रहा है, एक साइड आपको दे दी गई है 7.6 सेंटीमीटर है, एक साइड आपको दे दी गई है 7.8 है, एक साइड आपको दे दी गई है 1.2 है। अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला साइड ये रहा, ये वाला साइड ये रहा, ये एक्स है। बोला एक्स के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रायंगल की, अगर किसी डायग्राम की 3 साइड्स मान लेते हैं 1 2 3 है, तो क्या इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जवाब है कि इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसका रीज़न ये होगा क्योंकि ट्रायंगल के लिए कंडीशन ये होती है कि किन्हीं 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो जैसे हमने 1 और 2 को ऐड कर लिया तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्या 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसलिए ये इस कंसेप्ट को फेल कर देता है। मेरी बात समझ पाए। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, यानी किन्हीं 2 का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो
7.8 प्लस 1.2 हमने ऐड कर लिया, 8 और 2 10 हो जाता है, 7 1 8 और 9 यानी 9 तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा एक कंसेप्ट और भी होता है कि किन्हीं दो का डिफरेंस तीसरे से कम होना चाहिए, किन्हीं दो का डिफरेंस तीसरे से कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखो इन दो का डिफरेंस 1 के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं होने चाहिए। किन्हीं दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए और किन्हीं दो का सब्ट्रैक्शन तीसरे से छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बराबर हैं। इसलिए अगर इस तरीके की हम साइड्स को अडॉप्ट करते हैं तो कभी भी कोई भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो पाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 7.8 और 1.2 दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालो, 6.6। तो जो x है वो सब्ट्रैक्शन जो तीसरा नंबर आएगा, क्या कहा, किन्हीं दो का सम जो तीसरी साइड होगी वो 2 के सम से छोटी होनी चाहिए। क्या कहा, किन्हीं तीसरे का सम 2 से छोटा होना चाहिए और बाकी सब्ट्रैक्शन जो है वो बड़ा होना चाहिए। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। What are the least positive integral values of m and n if the number is represented by this is divisible by 8 and 11? इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन के वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो आपको डिविजिबिलिटी बेस देखने को मिल जाएगा। कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 जो डिजिट होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें सारी डिविजिबिलिटी बताई है। आई थिंक 1 नंबर 2 टू आई थिंक 13 14 15 नंबर्स तक पूरा डिविजिबिलिटी मैंने क्लियर किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 7 जा 56, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाता है 2। अब अगर हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब यहाँ पर अगर 2 है तो जाहिर सी बात है कि इसको 4 होना पड़ेगा। अगर इसको 4 होना पड़ेगा तो फिर n की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अब n की वैल्यू देखो दो जगहों पर 4 है, एक यहाँ पर भी 4 है, एक यहाँ पर भी 4 है। तो एक समस्या तो हल हो गई, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए गलत है। अब बोल रहा है डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 के लिए क्या होता है, ये जो लिखा गया है नंबर 0 4 8 4 5 8 n, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11 होता है कि जो सम डिजिट, सम ऑफ इवन पोजीशन, क्या कहा, सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट्स। अगर ये सब्ट्रैक्शन 11 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। मेरी बात को समझेंगे। यहां से हमने क्या बताया, ऑड नंबर का सम करो, तो 1 m 9 8, ओ गड़बड़ हो गया, 1 3 5 7 9, मतलब हमें ऐड करना है m प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, 4 4 8 8 16 25 प्लस m ये बना रहा है। अब ऑड नंबर वाले ले लेते हैं। ऑड नंबर में 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, मतलब 2 4 यहीं से ले लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और फिर हो जाता है 8, और फिर हो जाता है 10। अगर इनका हम सम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 और प्लस n। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है 5 और 3 8 8 16 प्लस n, जबकि n की तो वैल्यू हम लोग जनरेट कर चुके हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, तो ये हो जाता है 20। तो कुल मिलाकर के अपने पास 25 प्लस m माइनस 20। डिविजिबिलिटी का तो मतलब ये ना कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो m प्लस 5 इज टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है -5। अब हमें क्या करना है कि m की वैल्यू को, इस नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इवन पोजीशन वाले ही पहले आएंगे।
इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कहा गया है, ना कि उसमें ये कहा गया है कि इवन पोजीशन पहले होनी चाहिए कि ऑड पोजीशन पहले होनी चाहिए। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, m इक्वल्स टू 5 यहीं पर दिया जा रहा है। फिर देखते हैं इन अ 16 मिनट बाई हाउ मैनी डिग्रीज विल बी मिनट हैंड एंड आवर ओवर द आवर एंड। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखेंगे 11/2 इंटू मिनट्स। क्या कहा, 11/2 इंटू मिनट्स, और यहाँ पर आ जाता है 30 इंटू आवर। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। आवर कुछ दिया नहीं गया है इसलिए आवर 0 हो जाता है, तो 30 इंटू 0 आपको पता है 0 हो जाएगा। ये साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बड़ा होगा वो पहले लिया जाएगा। 11/2 इंटू यहाँ पर आ जाता है 16 मिनट्स की बात की जा रही है, 2 से कैंसिल होता है, 11 8 जा 88। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो अब ये आप एक बार इसे खुद से ट्राई करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखते हैं व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीरीज। बोला इस नंबर ऑफ सीरीज में अगला नंबर क्या होगा। पहले तो सीरीज को ध्यान से देखो, अगला नंबर तो क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 975 यहाँ पर भी है, 975 यहाँ पर भी है, 864 यहाँ पर भी है, 864 यहाँ पर भी है, 864 यहाँ पर भी है, 975 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब सीरीज में एक सीक्वेंस बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, एक सीक्वेंस देखो ये बना 975 311, फिर एक सीक्वेंस ये बना 5 का ये 5 का ये, फिर देखो एक कम हो गया तो यहाँ से, लेकिन अभी भी 2 हैं 531, फिर ये एक कम है, फिर एक ये देखो ये भी कम हुआ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलेगा 975311 पहला नंबर, दूसरा नंबर चल रहा है 86422, फिर 97531 एक कम हो गया, ये फिर से रिपीट होता है, और फिर ये 97531, और अब इस बार इससे एक कम हो जाता है। मतलब पहले इससे एक कम होता है, पहले चांस में पूरे नंबर हैं, फिर दूसरा नंबर रिपीट होता है, मतलब पहली बार लिखा जाता है, फिर तीसरे नंबर से एक कम हो जाता है, एक कम होता है लेकिन दूसरा वाला खुद रिपीट कर जाता है, फिर तीसरा वाला जो था वो रिपीट करता है, और जो चौथा वाला था उससे एक कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये पहले पूरा कॉपी हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर रिपीट हुआ, और फिर जो ये वाला था ये पहले रिपीट हुआ, फिर एक कम हुआ, तो अब ये वाला फिर रिपीट होगा। तो यहां से जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 9753। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब 3 होगा, क्योंकि अब इस बार क्या है, पहले एक कम हुआ था फिर रिपीट हुआ, फिर दूसरे से एक कम हुआ तब फिर रिपीट हुआ, पहले वाले की बारी आएगी। भाई पहले इससे एक कम हुआ, ध्यान से समझो, पहले इससे एक कम हुआ, ये 2 नंबर सेम पोजीशन पर लिखे गए हैं, फिर से समझा रहे हैं। पहले इस कॉलम से एक कम हुआ जो पोजीशन ये है, तो दूसरा वाला सेम रहा, फिर दूसरे वाले से एक कम हो तो पहला वाला सेम रहा, अब इससे एक कम होगा तो ये वाला सेम रहेगा, और इस बार बारी इससे होगी, इससे एक कम होगा। अब मेरी बात समझे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न थ्रो 45 क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये होता है बेटा साउथ। बोल रहा है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसका मुंह है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। क्लॉकवाइज का मतलब है ये, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये। अगर इस घड़ी को हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो जब हमारा मुंह ईस्ट की तरफ होगा तब तो क्लॉकवाइज, लेकिन जब हमारा मुंह वेस्ट की तरफ होगा तो ये हमारे पास चलेगा। तो 45 डिग्री जो है वो असल में क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये 45 डिग्री चले। फिर बोल रहा है अगेन 180 डिग्री। अब यहाँ इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इस पोजीशन से 180 डिग्री घूम जाता है, तो 180 डिग्री का मतलब इसको हमने और आगे बढ़ा दिया, ये 180 डिग्री घूम गया, ठीक, यहाँ पर आ गए। अब बोल रहा है देन टर्न्स द 270 डिग्री, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। अब घड़ी तो ऐसे घूमेगी, लेकिन अब इस तरफ जब मुंह होगा तो ये डायरेक्शन हमारे लिए एकदम सही है, लेकिन हो क्या रहा है कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये उल्टा चलेगा।
तो पहले 180 चला, 180 में ये 90 डिग्री और चला, तो ये 90 डिग्री, ये 45 और ये 45 मिलकर के बना देगा 90 डिग्री। इसकी करंट पोजीशन साउथ वेस्ट आ जाएगी, साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर व्यक्ति का मुंह ईस्ट की तरफ होता, इस तरफ होता, तो ये क्लॉकवाइज था, लेकिन अभी जब इस तरफ इसका मुंह है तो इसका एंटी, मतलब अपना एंटी क्लॉकवाइज, उसका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोला फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। ये जानबूझ करके सवाल मैंने रखा है, अभी आपको फॉर्मूला बताया था 11/2 इंटू मिनट्स और सब्ट्रैक्ट कराएंगे 30 डिग्री इंटू आवर। तो 11/2 इंटू मिनट्स, देखो यहाँ पर कितना है 30 है, फिर सब्ट्रैक्शन होगा 30 डिग्री इंटू 6, यहाँ से हमने कैंसिल किया, देन 15 इंटू 11 सब्ट्रैक्ट करा दिया, देन 180 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 11 5 जा 55 165। मैंने कहा था ना इस सिंबल का मतलब होता है जो बड़ा है उससे घटा दो, तो इससे हमने घटाया, देन 15 डिग्री, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ध्यान से जरा समझना। पहले तो एक चीज ये क्लियर है कि इसमें ये लाइन है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी और ये चारों में लाइन है। फिर देखो ये डार्क पोर्शन जो है ये नीचे है, और फिर ये मतलब साउथ की पोजीशन अगर हम माने, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, साउथ, अगले वाले में क्या हुआ, ये ईस्ट में आ गया, ठीक 90 डिग्री रोटेट कर गया। फिर उससे अगले वाले में क्या आ गया, ये नॉर्थ में आ गया है, ठीक 90 डिग्री। तो उसके अगले वाले में क्या होगा, ये आ जाएगा साउथ की तरफ। इसका मुंह किस तरफ होगा, इसका मुंह बेटा इस तरफ हो जाएगा, इस तरह से। और ये देखो ये मुंह किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द मोंटे कार्ले मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ डॉट्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 2 इंचेस ईच, यानी ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी दे दी गई है, 2 दे दी गई है। तो बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल इन द इंस्क्राइब्ड सर्किल। बोल रहा है अगर रैंडमली कोई एक पिन हम गिराएं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पिन जो है इसी सर्किल के अंदर आएगा, मतलब यहाँ पर नहीं गिरेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले, 9th में भी थोड़ा सा है, प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, अगर पिन गिर रही है तो पिन गिरेगी तो इस बॉक्स के अंदर, मतलब ये जो स्क्वायर है, और अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालें तो 2 इंटू 2 कितना आ जाता है 4, तो टोटल एरिया हमको पता चल गया 4। जबकि एरिया देखो अगर ये 2 है तो इसका डायमीटर भी बेटा कितना होगा 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1। और अगर हम इस सर्किल का एरिया निकालें तो इस सर्किल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या जाता है पाई। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कौन सा पोर्शन है, फेवरेबल वो पोर्शन होगा जहां पर कि जो हमारा पिन है वो गिरना चाहिए, जो डॉट है वो गिरना चाहिए। डॉट कहाँ गिरना चाहिए, इस सर्किल के अंदर गिरना चाहिए, तो ये फेवर में हो गया। बाकी पूरा जो रीजन है जो दिया गया वो टोटल हो गया। देन π/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला इफ 5 पीपल मीट ईच अदर एंड शेक हैंड्स ओनली वंस विद ईच ऑफ द अदर, हाउ मेनी शेक हैंड्स विल दे हैव बीन। अच्छा 5 पर्सन्स हैं और प्रत्येक के व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। हमने मान लिया ABCDE और ये हमने मान लिया 1 2 3 4 5। ये जो पहला व्यक्ति है ये हाथ मिलाता है, तो ये जो 5 हैं इससे 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 और इससे, ठीक है पहला व्यक्ति। अब जब दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाएगा, देखो 1 ने अगर A से मिलाया है तो ये 5 इससे दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये जब हाथ मिलाएंगे तो इनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बच रही हैं, 4 की पॉसिबिलिटीज बच रही हैं। फिर ऐसे ही अगर एक और कम होगा तो बाकी के लिए 3 की पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से जो प्रोसेस बनता है, यानी इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 10th में है नहीं। इसको अगर हम देखें तो जो पहला व्यक्ति है वो जब हाथ मिलाएगा, जैसे मान लेते हैं कुछ नाम ले लेते हैं पर्सन्स के ABCDE, ये 5 पर्सन है, इसमें पर्सन A हमने लिया, और ये जब हाथ मिलाएगा तो किनसे मिलाएगा, इन्हीं 4 से तो मिलाएगा, खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं। तो ये जो नंबर 1 ये 2 पर्सन्स के लिए था, मतलब कुल मिलाकर के पार्टी में 5 लोग हैं। इस डायग्राम से नहीं, इस डायग्राम से समझो बेटा। A जो है 5 लोग हैं ABCDE, जब A हाथ मिलाएगा तो A बाकी 4 से हाथ मिलाएगा, तो यहां पर 4 से हाथ मिलाया। अब जब B की बारी आएगी तो B A से हाथ नहीं मिलाएगा। ऐसा नहीं होता कि जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो एक बार आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, फिर वो कहता मेरी बारी है मैं हाथ मिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता है।
तो अगर ए ने बी से हाथ मिला लिया, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट बी ऑल्सो शेक्स हैंड विद ए। बी ने भी ए से हाथ मिला लिया तो बी जो हाथ मिलाएगा वो बी से सी से मिला सकता है, डी से मिला सकता है, ई से मिला सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज, फिर 2, फिर 1। और इन सबको जब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रोसेस समझ आ गया होगा। जब ए हाथ मिलाएगा तो उसके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 में से। फिर जब बी हाथ मिलाएगा तो वो ए से नहीं मिलाएगा, उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज बच रही हैं। फिर जब सी हाथ मिलाएगा तो सी, क्योंकि ए भी मिला चुका है, बी भी मिला चुका है, तो सी ना बी से हाथ मिलाएगा ना ही ए से हाथ मिलाएगा, वो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डी या फिर ई, या मतलब योग होता है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल ईच स्टूडेंट ऑफ class sends greeting cards to the other. If there are 5 students in the class, then total number of greeting cards exchanged by the student। देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। जो पिछले वाले का आंसर था उसी से कुछ टैली करता हुआ है, A B C D E, लेकिन यहाँ पर बात ग्रीटिंग कार्ड्स की है। दिवाली आने वाली है, ए ने बी को ग्रीटिंग कार्ड दिया तो भैया बी भी ए को ग्रीटिंग कार्ड देगा, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड में ऐसा नहीं होता एक ही आदमी देता है, दोनों एक्सचेंज करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ए ग्रीटिंग कार्ड दे रहा होगा तो ए बी को भी देगा, सी को भी देगा, डी को भी देगा और ई को भी देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4, और ये जो 4 बार रिपीटेशन हुआ ये रिवर्स करेगा, बी भी ए को देगा, सी भी ए को देगा, डी भी ए को देगा और ई भी ए को देगा। तो हो गया गुणे 2। सेम प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से और सेम प्रोसेस से। अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो पिछली बार वाले में क्या था, केवल इन नंबर्स को हमने ऐड कर दिया था जो कि 10 आया था। इसमें ध्यान से देखो तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो याद रखना, शेक हैंड्स वाले सवालों में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, और जो ग्रीटिंग कार्ड्स वाले सवाल होते हैं उनमें शेक हैंड से मल्टीप्लाई, सॉरी ये लेनी देनी वाले जो सवाल होते हैं उसमें एक्सचेंज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बस 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट प्राइज अबेल प्राइज। बेटा इसे मैथमेटिक्स का नोबेल बोलते हैं, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता होगा नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, आपको पता होगा नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नोबेल नहीं मिलता है, तो मैथ्स का नोबेल क्या जाना जाता है? अबेल प्राइज। फॉर फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्रिएटिंग अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लार्ज डिवीजन। इस काम के लिए इनको 2007 में क्या मिला हुआ है? अबेल प्राइज मिला हुआ है। अबेल प्राइज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। और इनका नाम जो है वो है श्रीनिवास S.R. वर्धन। क्या नाम है? श्रीनिवास S.R. वर्धन। ये रहा इनका पिक्चर, आप देख सकते हैं, पिक्चर दिखा करके भी आपसे पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछोगे कि सर ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहे, तो 2007 का है। तो बेटा क्योंकि ये इकलौते भारतीय हैं, ये इकलौते भारतीय, और इनका ओरिजिन ये मतलब इंडियन ओरिजिन से इकलौते रहे हैं, इसके बाद और इनके पहले किसी को मिला नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ये जो ये क्वेश्चन फिगर और नीचे आंसर फिगर है, बोल रहा है किसको हम टैली करा दें कि ये हमारा जो फिगर है ये पूरा टैली हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें तीनों में ऐसे है तो ये तो गलत है। फिर इसमें देखो चारों में क्रॉस है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखो एक पीस खाली बच रहा है, एक पीस क्रॉस वाला है, एक पीस 0 का है और एक पीस S का है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बोला हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको नंबरिंग करना है 1 2 3, और उसके बाद आपको क्या करना है? इन नंबर्स को जोड़ देना है। कितना आ जाता है? 3 2 5 और 1 6। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप कुछ लोग कहेंगे सर निकाल के दिखाइए। देखो बेटा एक ट्रायंगल तो तुमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल तो ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, 2 ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल ये बीच वाला रहा जिसमें नंबर 2 लिखा गया है, 3 ट्रायंगल हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल ये वाला रहा, ये और ये और ये, ठीक। फिर 4 ट्रायंगल हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा, देखो कितने ट्रायंगल हो गए? 5 ट्रायंगल हो गए, और एक सबसे बड़ा वाला जो हमको दिख रहा है, कितने ट्रायंगल हो गए? 6 ट्रायंगल हो गए।
आप चाहें तो बैठ के ढूंढ भी सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रिक मैंने आपको दे दी है। 1 + 2 + 3 नंबरिंग करना और जितने नंबर हैं उन सबको जोड़ देना, उतना ही ट्रायंगल उसके अंदर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये था अभी आज का एक मॉक टेस्ट पेपर, जो कि स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि एक मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर कर दीजिए, तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें को क्लियर कट समझ आई होंगी। मैथमेटिशियंस के बारे में थोड़ा सा देख लेना, वो भी मैथमेटिशियंस इंडियन ऑरिजिन के होने चाहिए, करंट के और प्लस पास्ट में, यानी एंशियंट प्लस मॉडर्न दोनों देख लेना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।